नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में आज भूपेश सरकार ने 2 साल पूरे किए हैं, तो एक खबर से जुड़े हुए। तो भूपेश बघेल सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए। उपलब्धियों का लगातार जिक्र किया जा रहा है। सरकार कहती है बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़ या स्वाभिमान की। ये नारा जनता के बीच में अपने कामों के साथ सरकार पहुंचा रही है। देश में अपनी पहचान किसानों की सरकार के तौर पर स्थापित कर रही भूपेश सरकार 2 साल पूरे कर रही है। राज्य सरकार कृषि और किसानों के विकास के लिए आए दिन नई योजनाएं बना रही है और इसीलिए अब सरकार धरसा विकास योजना बनाई है, जिससे गांव में धरसा के कच्चे रास्ते को पक्का किया जाएगा ताकि किसानों को अपने खेत आवागमन की सुविधा मिले। एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार आने के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था और संस्कृति को काफी बढ़ावा मिला है। ये सरकार ग्रामीण आदिवासी और किसानों की समस्याओं को बखूबी जानती और समझती है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल खुद एक किसान परिवार से हैं। इसलिए खेती किसानी की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए धरसा विकास योजना की शुरुआत की गई है। 6 अक्टूबर को स्वामी आत्मानंद जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि योजना से खेत खलिहानों तक पहुंचने में किसानों को आसानी होगी। चाहे वो फसल लाने की बात हो, चाहे वो खाद बीज ले जाने की बात हो, उसमें काफ़ी परेशानी होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए धरसा योजना हम लोगों ने शुरू की है। उसके लिए कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी जैसे रिपोर्ट देती है उसके हिसाब से क्रियान्वयन। मुख्यमंत्री के निर्देश पर योजना के क्रियान्वयन की तैयारी शुरू हो गई है। निश्चित तौर पर राज्य सरकार की योजनाओं से खेती किसानी को काफी बढ़ावा मिल रहा है। धरसा विकास योजना से जहां किसानों को अपने खेतों तक आने जाने में समय की बचत होगी, वही समय का इस्तेमाल किसान खेती में कर पाएगा, जिससे फसल की पैदावार और उनकी आय बढ़ेगी। तभी राज्य सरकार की गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा भी सार्थक होगा। इधर सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई टल गई है। कोर्ट में किसी किसान संगठन के न होने के कारण कमेटी पर फैसला हो नहीं सका। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो किसानों से बात करके ही अपना फैसला सुनाएंगे। इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टी है और ऐसे में वैकेशन बेंच इसकी सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार को मौजूदा कृषि कानून को होल्ड पर रखने पर विचार करना चाहिए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने इस बात का विरोध किया, जिस पर सीजेआई ने कहा कि इस पर विचार करें कि इस पर अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी। किसान आंदोलन की सारे देश में चर्चा और इस वक्त एक बड़ा अपडेट दिल्ली से इससे जुड़ा मिल रहा है। कृषि मंत्री ने किसानों को पत्र लिखा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम एक पत्र लिखा। 8 पन्नों के इस पत्र में कृषि कानून की खूबियां गिनाई। किसान कानून को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, ये बात भी इस पत्र में कृषि मंत्री ने लिखी है। हालांकि 6 से 7 दौर की बातचीत किसानों और केंद्र सरकार के बीच हो चुकी, लेकिन कोई बात बन नहीं पाई और अब इसके बाद एक बार फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम एक पत्र लिखा है और इस पत्र में जिक्र है, 8 पन्नों का पत्र है कि कृषि कानून के क्या लाभ हैं। कानून को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, ये बात फिर दोहराई है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो बड़ी खबर, एक बार फिर से केंद्रीय मंत्रियों के साथ में बातचीत करने के बाद कृषि मंत्री ने एक पत्र लिखा है किसानों को। किसानों को लिखे गए इस पत्र में मूलतः केंद्रीय कृषि कानूनों के लाभ गिनाए गए और भ्रम फैलाने के आरोप दोहराए गए हैं। किसान अपने आंदोलन को खत्म करने के लिए तैयार नहीं जब तक कानून वापस ना हो। केंद्र सरकार कहती कि कानून वापस नहीं होंगे, संशोधन के लिए तैयार हैं और एक बार फिर एक पत्र लिखा है।
चलिए प्रदेश की खबरों पर आते हैं। सीएम शिवराज सिंह ने 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश में होने जा रहे किसान कल्याण कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर्स के साथ में समीक्षा की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई इस मीटिंग में उन्होंने कलेक्टर्स को कार्यक्रम की पूरी तैयारी युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। सीएम रायसेन में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लगभग 20,000 किसान इसका हिस्सा बनेंगे। बाकी जिलों में सरकार के मंत्री किसानों को राहत राशि का वितरण करेंगे। इसी तरह के कार्यक्रम ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर भी होंगे। इस कार्यक्रम में 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि का वितरण किया जाना है। पशुपालकों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण होगा। कृषि, ग्रामीण विभाग और राजस्व विभाग विशेष तौर पर इन कार्यक्रमों की तैयारी को अंतिम रूप देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम में कलेक्टर अधिकतम किसानों को जोड़ने का प्रयास करें। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ऑडियो ब्रिज के जरिए जुड़ेंगे। 18 तारीख को किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए की पहली किस्त राहत की राशि की हम डाल रहे हैं। हम किसान क्रेडिट कार्ड बांटेंगे। हम एग्रो इंफ्रा के लिए कुछ कामों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि ये कार्यक्रम रायसेन में तो मैं, अध्यक्ष जी, हम स्वयं रहेंगे, हजारों किसान वहाँ होंगे, लेकिन जिलों पे भी ये कार्यक्रम होगा, ब्लॉक पे होगा और मध्य प्रदेश की सभी 22,800 ग्राम पंचायतों में ये कार्यक्रम होगा, जहाँ किसान बैठेंगे और किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी इस विषय पर होगा। और हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं भोपाल से। सीधे राकेश का रुख करते। राकेश, कार्यक्रम भले मध्य प्रदेश में हो रहा हो, लेकिन मैसेज पूरे देश के किसानों को यहां से जा सकता है। बिल्कुल। और जो तैयारियां की गई हैं, रायसेन से होने वाले किसान सम्मेलन को राष्ट्रीय स्तर का किसान सम्मेलन बनाने की पूरी तैयारी हुई है। दरअसल जो राष्ट्रीय स्तर का कहें तो पहला तो यही कि इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। हालांकि वो वीडियो ब्रिज के जरिए शामिल होंगे और किसानों के नाम अपना संदेश देंगे, जिसमें मुख्य रूप से जो कृषि कानून है उसकी खूबियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिनाएंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बात करें तो 22,800 पंचायत हैं और जिस तरह सरकार के निर्देश हैं कि हर पंचायत में जो कार्यक्रम होगा उसका सीधा प्रसारण होगा और वहां पर किसानों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। यानी सरकार की यह तैयारी है कि हर पंचायत में जो किसान सम्मेलन होगा रायसेन से, उसका सीधा प्रसारण हो और इसके सीधे प्रसारण हर पंचायत स्तर पर हो, ताकि उसमें हर किसान तक ये मैसेज पहुंच पाए। हम कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार जो चाहे केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश सरकार को जो टारगेट दिया गया है कि जो कृषि कानून है उसकी खूबियां गिनाना है और लगातार किसान सम्मेलन करना है, किसानों को उसके पक्ष में खड़ा करना है। हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के रायसेन से कल होने जा रहा है किसान सम्मेलन पूरे देश के लिए एक बड़ा जो है आयोजन है और इसकी जिस तरह से तैयारियां की गई है, जिस तरह से लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर भी पहुंचे थे। इसके बाद जब मंत्रालय पहुंचे तो वहां से भी उन्होंने पूरी समीक्षा की और सभी कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि एक भी पंचायत ऐसी नहीं छूटना चाहिए जहां पर कि सीधा प्रसारण नहीं हो। यानी मध्य प्रदेश में एक बड़ा जो है कल का कार्यक्रम है और हर किसान को इससे जोड़ने का एक प्रयास जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो कलेक्टर्स को निर्देश दिए उसमें यह भी कहा है कि अधिक से अधिक किसान जो है इस सम्मेलन में शामिल हो सके। और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि लगातार केंद्र सरकार की ओर से जो कृषि कानून को लेकर जो खूबियां हैं, किसानों के लिए बेहतर कानून किस तरह से है, ये बताने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो उन्होंने आज जो है 8 पेज का खुला पत्र किसानों के लिए लिखा है, जिसमें उसमें खूबियां बताई गई है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कल का आयोजन है, बड़ा आयोजन है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, हालांकि वो वीडियो ब्रिज के जरिए इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। चलिए तो देखना होगा कि क्या मैसेज यहां से जाता है। हालांकि अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से जो केंद्र लगातार प्रयास कर रहा है किसानों को समझाइश देने का, क्या उसी को आगे यहां से देश तक पहुंचाया जाता है। फिलहाल तैयारियों की समीक्षा हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक निकाय चुनाव की तैयारियों और महापौर पार्षद के टिकट वितरण को लेकर रायशुमारी के दौर में सागर पहुंचे। सागर में दमोह, पन्ना जिले के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। वासनिक के साथ सागर निकाय चुनाव प्रभारी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा पहुंचे। कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। मुकुल वासनिक ने कहा, हम पूरी ताकत से निकाय चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। गुटबाजी के सवाल पर वासनिक ने कहा, इस बार टिकट वितरण के लिए जिला स्तर पर ही समिति बनाई जा रही, जो नाम तय करके प्रदेश कांग्रेस को भेजेगी। उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराने को लेकर कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कहा कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल करती है।
लेकिन कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं, सिद्धांतों के लिए लड़ती। की तैयारी के बारे में, संगठन की तैयारी के बारे में हमारे सामने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया है कि जिले के स्तर पर ही एक समिति बने और प्रत्याशियों के चयन करने का काम उस समिति को ही करता है। उसकी अनुशंसा पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अंतिम फैसला करेगी। मध्य प्रदेश में रॉयल्टी चोरी कर सरकार को करोड़ों का चूना लगाने वाले खनन माफिया पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। इसके लिए प्रदेश के खनिज विभाग ने जल्द ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने का ऐलान किया। इस ऐप के जरिए उन गाड़ियों की निगरानी हो सकेगी जो बिना रॉयल्टी चुकाए बेधड़क फर्राटा भरती हैं। जबलपुर पहुंचे खनिज और श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने सर्किट हाउस में खनिज और श्रम विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। और इस वक्त आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लिए चलते हैं, जहां सरकार के 2 साल पूरे होने पर जो कांग्रेस की महिला विंग है उसके द्वारा एक विशाल रंगोली बनाई गई प्रदेश के विकास को लेकर। इसका अवलोकन करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैबिनेट के साथियों के साथ पहुंचे हैं। राज्य महिला आयोग की तरफ से एक विशाल रंगोली सजाई गई है, उकेरी गई है और इसी को देखने के लिए अवलोकन करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पहुंचे हैं, मंच पर पहुंच गए हैं। बीटीआई ग्राउंड रायपुर से आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। बीटीआई ग्राउंड पर ये विशाल रंगोली सजाई गई है। राज्य महिला आयोग की तरफ से ये विशाल रंगोली तैयार की गई, आपको दिखाया था। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और आप देखें ये विशाल काय रंगोली 100 फीट लंबी, 70 फीट चौड़ी रंगोली। रंगोली को आप कभी भी कहीं भी ले जा सकते हैं। ऐसी रंगोली आज तक विश्व के 195 देशों में किसी ने नहीं बनाई। हमारा प्रदेश और प्रदेश के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का दमकता हुआ चेहरा हम सभी को गौरवान्वित करता हुआ, हम सभी के गौरव, छत्तीसगढ़ का गौरव, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री भूपेश बघेल जी कुछ ही समय पश्चात हमारे बीच मंच पर उपस्थित होंगे। अतिथि सत्कार की समस्त परंपराओं का निर्वहन करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग हमारे समस्त सम्मानीय अतिथियों का स्वागत कर रहा है, सत्कार कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग हमारे समस्त सम्मानीय अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता है। जाने से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई ऊंचाइयां दी है। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे सम्मानीय अतिथियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर। 2 साल बेमिसाल हमारे गौरव, हमारे छत्तीसगढ़ की गौरव माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हमारे बीच हैं। छत्तीसगढ़ को सम्मान देने के लिए, छत्तीसगढ़ को एक ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए राजगीत बनाया गया है, अरपा पैरी के धार। मैं अपने समस्त उपस्थित जन समुदाय से अनुरोध करूंगी कि राजगीत के सम्मान में कृपया अपने स्थान पर खड़े रहें। तो राज्य महिला आयोग ने एक विशाल काय रंगोली सजाई, उसी का अवलोकन करने मंच पर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा डीजीपी विवेक जौहरी के साथ बालाघाट के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही बालाघाट में पिछले दिनों नक्सल ऑपरेशंस में कई नक्सलियों के मारे जाने के बाद पुलिस जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने के लिए पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में नक्सल समर्पण नीति को और बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की नक्सल समर्पण नीति का आकलन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के नक्सल जोन बालाघाट में केंद्र सरकार की ओर से 6 कंपनियां भेजी जा रही हैं, जिससे कानून व्यवस्था और नक्सल गतिविधियों को रोकने में कामयाबी मिलेगी। मिलावटखोरों के जो
ये मानता हूँ कि जो समर्पण छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दो भिन्न भिन्न हैं, उसमें एक रूपता लाने की मध्य प्रदेश की सरकार कोशिश करेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन के तहत कल से 10वीं और 12वीं की रेगुलर क्लास शुरू हो रही है। पेरेंट्स की लिखित अनुमति के बाद स्टूडेंट को स्कूल में एंट्री मिलेगी, लेकिन इंदौर पालक संघ ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। संघ के मुताबिक बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी न तो सरकार ले रही है न प्रशासन, जबकि भोपाल और चेन्नई के स्कूलों में बच्चे संक्रमित पाए गए। सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए पल्ला झाड़कर अभिभावकों पर बच्चों की जिम्मेदारी डाल दी। हालांकि सरकार ने गाइडलाइन तो जारी की, उसके मुताबिक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। जगह की उपलब्धता के हिसाब से 9वीं और 11वीं की कक्षाएं लगाई जा सकेंगी। कक्षाओं को सैनिटाइज किया जाएगा। उपस्थिति अनिवार्य नहीं रहेगी। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इस तरह कक्षाएं पहले की तरह संचालित होती रहेंगी। सरकारी स्कूलों में स्टाफ पूरा उपस्थित रहेगा। आवासीय विद्यालय भी अभी बंद रहेंगे। खेलकूद, प्रार्थना सभा, सामूहिक गतिविधियां अभी बंद रहेंगी। शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। तो पेरेंट्स का कंसर्न क्या होता है? बच्चे तो पेरेंट्स के कंसर्न से जाएंगे घर से, लेकिन पेरेंट पे कहीं ना कहीं ये प्रेशर है ना, स्कूल वाले और ने एडमिनिस्ट्रेशन ने और गवर्नमेंट ने सारी बॉल पेरेंट्स की तरफ डाल दी कि आप साइन करोगे। अगर स्कूल ओपन हो जाता है, क्लासेस लगती है, तो पेरेंट्स की मजबूरी भी बनती है और उसकी ज़रूरत नहीं होती है। मुझे नहीं लगता कि ये स्कूल खोलना अभी सही है इस मायने में, कोरोना अनटिल अनलेस वैक्सीन नहीं होता। एक दिन में इसे शालाएं बुला सकता है और यदि बैठाने की क्षमता है तो वो रोज़ बुला सकते हैं। इसके लिए निर्णय दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों के अभिभावक माता पिता से सहमति आवश्यक है। जिससे सहमति हो, ऑनलाइन क्लासेज जो वर्तमान में चल रही है वो चलती रहेगी, वो पढ़ाई भी चलती रहेगी। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर केस में पुलिस को मृतक दंपति की नाबालिग बेटी पर शक है, क्योंकि वारदात के बाद से वो फरार है। पुलिस को तफ्तीश के दौरान घर से एक लेटर मिला। मृतक दंपति की फरार नाबालिग बेटी ने इसको लिखा है। लेटर में लिखा कि उसके पिता उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और इससे उसकी मां का समर्थन भी उसमें था। हालांकि पुलिस ये मानकर चल रही कि ये लेटर पुलिस को गुमराह करने के लिए लिखा गया। जांच में यह भी सामने आया 16 साल की इस लड़की का कॉलोनी के धनंजय यादव नाम की युवक से प्रेम प्रसंग था, जो उसके पिता को पसंद नहीं था और इसे लेकर उनके बीच आए दिन झगड़े होते थे। इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे मृतक ज्योति प्रसाद शर्मा की लड़की को घर के बाहर कुत्ते को घुमाते देखा गया था। वहीं घर के अंदर से चीख पुकार की आवाज़ें आ रही थी। पड़ोसियों के पूछने पर रोज़मर्रा का झगड़ा बता दिया था। माना जा रहा है कि उसी वक्त दोनों कोई पति पत्नी पर हमला कर रहा होगा। फिलहाल पुलिस का दावा है कि जल्दी आरोपी पुलिस गिरफ्त में होगा। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की है, कई सबूत भी जुटाए हैं। आज सुबह एरोड्रम थाना क्षेत्र में रुक्मणी कॉलोनी में पुलिस को खून से सनी पति पत्नी की लाश मिली। ये लाश एसएफ की 15वीं बटालियन में पदस्थ आरक्षक ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी नीलम की थी। दोनों पर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। सभी का अनुमान है, उसके दादा दादी ने भी इवन उसको इंटरप्ट किया, तो उसने इसी प्रकार की बात कही। उसके बाद घटना के लगातार बाद से फरार है और उसका मोबाइल भी सर्च हुआ है। तो पूरा सस्पेक्शन तो आ रहा है, लेकिन जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो रहा तक मे भी घटना में 2 लोग तो शामिल होना चाहिए मिनिमम, ऐसी संभावना है। बाकी अब सारी संभावना जब तक की प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल जाता है तब तक कह नहीं सकते। घटना के समय की जो परिस्थिति हुई हो आरोपियों को मिलने के बाद स्पष्ट हो पाएगी, उसके बाद हो पाई है। बहरहाल इसमें आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जो आरोपियों के नाम सामने आ गए हैं, जो प्रथम दिशा जो संदेही हैं। और हाँ, ये सही है कि इसमें घटनास्थल पर सुबह बेटी को भी देखा गया है, जो कि अभी यहाँ से नहीं है। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई टल गई। अदालत ने सभी किसान संगठनों के न होने के कारण कमेटी पर फैसला नहीं हो सका। दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसान कानून वापस की मांग पर अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार ग्रामीण इकोनॉमी को मजबूत करने जल्दी गोबर से बना वैदिक पेंट लॉन्च करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि ग्रामीण इकोनॉमी को मजबूत करने खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के माध्यम से गोबर से बना वैदिक पेंट लॉन्च किया जाएगा। पशुधन रखने वाले किसानों को 55,000 रुपए की अतिरिक्त आय होगी। बांग्लादेश के साथ सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के कारण यह वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा।
लेकिन संतोष की बात यह कि भारत बांग्लादेश के बीच अच्छा सहयोग रहा। वैक्सीन क्षेत्र में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। इस सिलसिले में आपकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा। कोहरे का फायदा उठाकर भारत में घुसने की कोशिश करने वाले 2 घुसपैठिए ढेर किए गए। दोनों को पंजाब सीमा में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ढेर किया। अटारी बॉर्डर की तरफ से घुसपैठ का प्रयास था। हथियार भी बरामद हुए। फिलहाल वहां सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।